अंकिता जी, साहित्यकार हैं आप, किताबें आप लिखती हैं, 7 किताबें अब तक अंकिता जी की यहाँ पर आ चुकी है। जब बात जशपुर की होती है, और जैसे कि अभी सुभाष जी ने अपने बातचीत के दौरान में कही भी है, जशपुर की पृष्ठभूमि है और फिर साहित्य आपकी जो लेखनी है वो निरंतर चली आ रही है। 1-2 नहीं, आपने 7 किताबें अब तक लिख डाली हैं, जिनमें से बहुत सी किताबें जो कि बेस्ट सेलर भी रही हैं। तो कैसे ये जर्नी रही, और जो अक्सर लेखकों से सवाल भी होता है कि कैसे आपने सोचा और कैसे इसकी शुरुआत हुई। पहले हम आपकी इस जीवन और शुरुआत के बारे में समझ लेते हैं। बहुत धन्यवाद प्रथा, सुभाष जी, और मंच से मेरा सभी को प्रणाम। यहाँ काफ़ी सामान्य लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं जशपुर की बहू हूँ और पिछले 11 साल से जशपुर में रह रही हूँ। और हमारे दिल्ली के महकमे में जब साहित्यिक महकमे में जब बात होती है लेखकों की, तो एक चलन है कि वहाँ अच्छा आप दिल्ली से नहीं हैं, ऐसा सवाल सबसे पहले आता है कि लेखक होना मतलब या तो आप स्थापित दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास से बिलोंग करते हैं। तो हम जो लोग दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपना परिचय यही कराना पड़ता है कि हम आते कहाँ से हैं। तो मैं सबसे पहला परिचय यही देती हूँ कि जशपुर वो जगह है जहाँ रहने के लिए कई लेखक अपना सारा जीवन बिता दें, ऐसी जगह है वो, जो ये प्लान करते हैं कि हम एक उम्र के बाद किसी ऐसी जगह जाके रहेंगे जो बहुत शांत हो, सुकून वाली हो, प्रकृति से हरी भरी जो जगह हो, ताकि हमें लिखने के लिए वैसा माहौल मिले। और मैं कहूँगी कि मेरा भाग्य था जो मुझे जशपुर लेके आ गया। और मेरी पहली किताब भी जशपुर आने के बाद ही प्रकाशित हुई थी 2017 में। 2015 में मैं जशपुर आई थी। तो जशपुर एक ऐसी जगह है जहाँ आपको वो माहौल मिलता है कि आप लिख सकें। अब हालांकि मेरा लिखना कम हो गया है क्योंकि बच्चे हो गए हैं और बच्चों के बाद समय कम मिलता है, उतना फोकस आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन जशपुर रहते हुए आप अपने आप के भीतर झांक सकते हैं, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख सकते हैं। मैं बचपन से गांव में ही पली बड़ी थी, ऐसा नहीं था कि मैंने ग्रामीण माहौल नहीं देखा था। मेरी शिक्षा नौकरी बड़े शहरों में ज़रूर हुई, लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो मध्यांचल ग्रामीण बैंक में मैनेजर थे। तो हम गांव में ही रहते थे और बहुत छोटे गांव में रहते थे, जशपुर से भी छोटे गांव में। तो वो पृष्ठभूमि मेरी पूरी देखी हुई थी। लेकिन जशपुर आके मैंने बहुत नया जीवन देखा, बहुत अलग। मैं लोगों को जब परिचय देती हूँ जशपुर का तो यही कहती हूँ कि ये एक अलग प्लैनेट है। आप जशपुर आइए तो आपको ये लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं, जहाँ कोई ट्रेन नहीं है, जहाँ कोई भागदौड़ नहीं है, जहाँ लोग पैसा कमाने के लिए पागल नहीं है, जहाँ बहुत शांति है, जहाँ के लोग बहुत शांति से जी रहे हैं, उनको बहुत सुकून से जी रहे हैं। उनके जीवन में कोई आप महानगरों में देखेंगे तो लोग परेशान हैं, यहाँ आदमी 5000 में भी खुश है, उसके बाद बहुत शांति है, बहुत सुकून है। तो ये बहुत सुकून वाली जगह है, यहाँ रह के आप शांति से जीवन बिता सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक लेखक के लिए ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ वो शांति से सोच सके, शांति से लिख सके। और लिखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें। मुझसे पहले अभी जो महोदय आए थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें जशपुर के बारे में बताई, और मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा बैडमिंटन क्लब है, क्योंकि खेल की बात हो रही थी तो मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छा बैडमिंटन क्लब है। और जब मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं जशपुर से हूँ तो लोग हैरानी से पूछते हैं कि इतनी छोटी जगह में बैडमिंटन क्लब भी है। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में रही हूँ बचपन से, तो मुझे पता है कि इसकी क्या महत्ता होती है। तो यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं। हाँ, उन पे थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फैसिलिटीज़ हैं वो कई बार नीचे के स्तर के लोगों की वजह से उतनी अच्छी मेंटेन नहीं हो पाती हैं। तो ये दरख्वास्त मैं इस मंच से करूँगी, जो भी बड़े लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि उन्हें मेंटेन भी अगर उतने अच्छे तरीके से किया जाए तो शायद वो हमें उतना अच्छा दे पाएँ। मेरी लेखन यात्रा जो है वो जशपुर से आने से करीब 5-7 साल पहले शुरू हो चुकी थी। लेकिन हाँ, जशपुर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ के माहौल ने, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, मैंने देखा कि यहाँ 90% जो महिलाएं हैं वो आपको काम करती हुई मिल जाएंगी। कुछ साल पहले की बात है, आपको एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगी कि मुझे लगता है कोरोना से पहले की बात है। करीना कपूर का एक फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उनका शायद स्टेटमेंट था ऐसा कोई कि वो पीठ पे बांधी हुई या गोद में लेके वो अपने सेट पे पहुंच गई थी, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है।
तो मैंने उस टाइम भी यही लिखा था कि अगर आपको वाकई देखना है कि स्त्री सशक्तिकरण क्या होता है, तो वो आप जशपुर जैसी छोटी जगहों पर आकर देखिए, जहाँ अपने पेट पे या पीठ पे बच्चों को बांध के 2-2, 3-3, 4 किलोमीटर साइकिल चला के महिलाएं आज भी काम करने जा रही हैं। तो ये सिर्फ महानगरों की बात नहीं है जहाँ स्त्रियाँ सशक्तिकरण अपने बच्चों को सेट पे ले गई तो वो महान काम हो गया या बड़ा काम हो गया। ये तो हमारे गाँव में कब से, सदियों से चला आ रहा है भाई। हमारे यहाँ बच्चों को आपने आज कैरी बैग जिसको नाम दिया बच्चों को पेट पे बांधने का, वो आज डेवलप किया ना। हमारे यहाँ बच्चों को कब से पीठ पे या पेट पे बांध के काम किया जा रहा है, तो उन्हें भी तो सशक्त महिला कहा जा सकता है। उन्हें हम कमज़ोर तबके की महिलाएं क्यों कहते हैं? वो भी तो सशक्ति हुई ना, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा रखी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास मैंने देखी, उन्हें लिखा अपनी किताबों में। जिन किताबों का आपने जिक्र किया, ऐसी वैसी औरत जो किताब है, उसमें भी ऐसी महिलाओं की कहानियाँ हैं और वो बेस्ट सेलर रही है। आज 2017 में उस किताब को 10 साल हो जाएंगे और अब तक 10 एडिशन उस किताब के आ चुके हैं और आज भी लगातार पाठक उसको पसंद कर रहे हैं। दूसरी किताब मैं से माँ तक, उसमें उन माँओं का जिक्र है। जशपुर की भी कई सारी महिलाओं का उसमें जिक्र है जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पाला है। आज भी हमारे देश में जन्म देते समय कई सारी महिलाएं, कई हज़ारों में है इसका नंबर, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो हमारे देश में कभी बड़ा मुद्दा बन नहीं पाता। तो उन सभी महिलाओं के बारे में मैंने लिखा है। तो ये पूरी मेरी यात्रा रही है। बहुत ही शानदार इनकी यात्रा भी रही है और जिस तरह से इन्होंने अपनी बातचीत की शुरुआत की और जशपुर की तारीफ के जो कसीदे गढ़े हैं, तो छत्तीसगढ़ विकास संवाद और इससे सुंदर विकास का संवाद नहीं हो सकता, ये मुझे लगता है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां जशपुर शहर के लिए भी और यहाँ के विकास के लिए भी होना चाहिए। तो अंकिता जी, लगातार हम बात कर रहे हैं साहित्यिक लेखनी जिसकी शुरुआत आपने जिस तरह से की और जशपुर में आपको वो माहौल मिला, उस परिवेश के साथ में आपने आगे बढ़ा और उन सभी को स्वीकार किया, इसलिए इसमें और ज़्यादा निखार आता गया और आप लगातार इस पे बढ़ती चली गई और किताबें आपकी आई। आपकी किताब जिसका आपने जिक्र किया, मैं से माँ तक, और फिर उसके बाद में ऐसी वैसी औरत, जो कि बेस्ट सेलर भी रही हैं। एक और आपने किताब महत्वपूर्ण लिखी है, वैसे तो आपने 7 से 8 किताबें लिखी हैं और लगातार ये सफ़र जारी भी है, ओहरे किसान भी आपने लिखा है। तो आप एक और औरत को लेकर, मातृत्व को लेकर भी आप किताब लिखती हैं और फिर किसानों को लेकर भी बातें रखती हैं आप और उस पर किताब भी लिखती हैं, और वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वो प्रचलित भी होती है वो किताब। तो मातृत्व और किसान, ये दोनों विषय बिल्कुल अलग, लेकिन कैसे एक? क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब लेखक या लेखिका होती है, जब किसी पर बातचीत हमें की जानी होती है या लिखने की बात होती है, तो हमें उसे बहुत करीब से महसूस करना होता है। बतौर एक औरत, बतौर एक माँ, आपने उस चीज़ को महसूस किया, इसलिए आपने ऐसी वैसी औरत, मैं से माँ तक जैसी किताबें लिखी। लेकिन फिर ओहरे किसान। आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कृषि जैसी चीज़, हम मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम साथ में जो किसान की जो छवि है वो अगर हम आंख बंद करके इमेजिन करें तो हमें एक पुरुष की छवि दिखाई देती है, जबकि आंकड़ा ये कहता है कि भारत में 75% महिलाएं इस विभाग से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने कंधों पे इसकी जिम्मेदारी उठा रखी है। तो जिस देश में 75% महिलाएं कृषि जैसे क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक महिला का किसानों पे लिखना कोई बड़ी बात नहीं मानी जानी चाहिए। क्या बात है, ये बहुत छोटी सी बात है। और दूसरी बात, आप अभी बहुत अच्छे मौसम में आई हैं, मैं कहूँगी आप एक चक्कर यहाँ के गांव का लगा लीजिए, आपको हज़ारों महिलाएं अपने खेतों में, अपने पड़ोसियों के खेतों में धान रोपा करती हुई मिल जाएंगी। तो जब महिलाएं इतने बड़े स्तर पे, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं हल में जुता हुआ वो दूसरा कंधा है जिसे हमने कभी उतना भाव नहीं दिया। मैं कहूँगी देसी भाषा में, जिसे हमने कभी उतनी अहमियत नहीं दी। हमने हमेशा किसान, क्यों वो ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण ये है कि जो भूमि है उसका मालिक हमेशा पुरुष रहा। ज़मीनें कभी भी महिलाओं के नाम पे नहीं लिखी गई, और जो चीज़ हमारे नाम पे नहीं लिखी गई हमने मान लिया कि वो पुरुष की जागीर है, पर ऐसा नहीं है। कृषि वो क्षेत्र है जहाँ महिलाएं बराबरी से पूरा ध्यान देती हैं, सहयोग करती हैं, चाहे वो हल जोतना हो, चाहे वो धान रोपना हो, चाहे वो फसल काटना हो। ऐसा मैंने तो अपने आसपास नहीं देखा। जशपुर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ
हमारे आसपास मुझे लगता है शायद 70-80% सभी किसान होंगे। और आप देख लीजिए, चाहे वो धान रोपाई का समय हो, चाहे कटाई का समय हो, चाहे मिसाई का समय हो, हर घर से महिलाएं उसमें बराबरी से हिस्सा लेती हैं। तो जिस क्षेत्र में हर घर से महिलाएं बराबरी से हिस्सा ले रही हैं, वहाँ उनकी बात भी तो कही जानी चाहिए। तो वो एक महिला ही कह सकती है। और दूसरी बात, और किसान लिखने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरे पिताजी ग्रामीण बैंक में मैनेजर रह चुके हैं। तो जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो पापा की पोस्टिंग बहुत छोटे छोटे गाँव में होती थी। वहाँ पे मेरे दिमाग में जो बचपन की छवि बसी है मेरे पापा की, वो ये कि वो बैंक में अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, उनके आसपास ढेरों किसान नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। कोई लोन के लिए आया है, कोई किसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आया है, कोई किसी चीज़ के लिए आया है। तो मैंने जो पक्ष देखा था ना, वो एक पक्ष था जिसमें मैंने देखा था कि किसान किस तरह लोन लेते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनके बही खाते, उनके दस्तावेज, उनके खसरा खतौनी, ये सब मैंने बचपन से देखे, उनके बारे में जाना सीखा, पापा के साथ सारे दस्तावेज को समझना सीखा। लेकिन जब मैं शादी के बाद यहाँ आई तो भाग्य से मेरे पति भी खेती किसानी से जुड़े हुए थे। मैंने उनको काम करते हुए देखा, उनसे जुड़े किसानों को देखा, तो मुझे एक दूसरा पक्ष नज़र आने लगा जो बैंक की उस चेयर से बहुत दूर था, जो ज़मीन पे था, जो धरातल पे था, जहाँ किसान असल में फसल कैसे उगा रहा है, उसकी क्या क्या समस्याएं, वो सब हमने जानी देखी। जब किसान खाद दवाइयाँ देता है अपनी फसल को, तो तब क्या क्या समस्याएं आती हैं वो हमें तब नहीं पता होता जब हम लोन वसूली के लिए जाते हैं। तब हम सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे होते हैं। तो जब मैंने दोनों पक्षों को देखा, तब मुझे समझ आया कि हमारे देश में एक बहुत गलत धारणा फैली हुई है कि लोन देने से किसान की या खेती से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। असल में ऐसा नहीं है। लोन माफ़ कर देना, लोन दे देना या धन मतलब पैसा देकर कभी भी किसानी या खेती से जुड़ी समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती। उसकी अलग अलग लेवल की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। मिट्टी की प्रॉब्लम अलग है, जलवायु की प्रॉब्लम अलग है, खाद दवाइयाँ जो वो देते हैं उनकी समस्याएं अलग हैं, पर उन पर हम कभी उतना विस्तार से चर्चा करते नहीं हैं। तो वो सभी चीज़ों को समझकर अलग अलग क्षेत्रों के किसानों से बात करके, जो वैज्ञानिक स्तर पे देश में विदेश में सभी जगह जो चीज़ें उपलब्ध थीं, जो दस्तावेज उपलब्ध थे, जो रिसर्च पेपर उपलब्ध थे, जो किताबें उपलब्ध थीं, उन सभी को पढ़कर एक किताब हमने तैयार की। उसमें मेरे पति समर्थ का भी बहुत बड़ा सहयोग था, उनकी नॉलेज, उनकी जो सहभागिता थी वो बराबर से थी। तो हमने किताब तैयार की और अभी हाल ही में जो देश की सबसे बड़ी संस्था है जो खेती किसानी के लिए जानी जाती है, इफ़को, जिसका नाम हर किसान जानता है, उसने अभी दिसंबर 2025 में मेरी उस किताब को और मुझे युवा साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मैंने उस किताब में कई जगह केमिकल, खाद दवाइयाँ, यूरिया, इन सब के बारे में बहुत कुछ लिखा है जो शायद इफ़को जैसी संस्था को पसंद ना आता कि हम वो खुद खाद दवाइयाँ बना रहे हैं और हम उस किताब में उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसको समर्थन किया, उन्होंने उसको अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि चलो कोई तो है जो इन सब बातों को लेकर किसानों को जागृत करना चाहता है। तो ये उस किताब का पूरा कहानी थी जी। परिवेश को लेकर लगातार जो बातचीत हो रही है कि जब भी लेखनी की बात होती है, साहित्य की बात होती है, तो आसपास इर्द गिर्द जो हम देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, वो हम अपने शब्दों के माध्यम से किताबों पर उकेरते हैं, कलम के माध्यम से पन्नों पर उतारते हैं। आपने भी जैसे ओहरे किसान की जो मुख्य रूप से जो बात की, आपने जो देखा, शादी के पहले की बात हो, शादी के बाद की बात हो, सब चीज़ का समावेश उस एक किताब में देखने को मिलता है। युवाओं की बात हो और उनके साहित्य की अगर बात हो, तो क्या लगता है आपको, आपका नज़रिया क्या होगा? क्योंकि बहुत से ऐसे युवा वर्ग हैं जो कि आजकल साहित्य में रुचि रखते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कि नहीं भी रखते हैं। उनके लिए बोरिंग भी हो सकता है साहित्य जैसी जो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये भी कहना गलत होगा कि सारे युवा आजकल साहित्य में रुचि नहीं रखते। एक बड़ा वर्ग है युवाओं का जो कि बराबर उनकी भूमिका रहती है, वो रुचि भी रखते हैं। तो ये इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना है आपका इस पर, युवा और साहित्य को लेकर? मुझे लगता है पढ़ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। और आज हम उस एरा में पहुंच चुके हैं जहां लोगों का जो फोकस टाइम है वो 3 से 5 सेकंड 10 सेकंड तक सिमट गया है। उसका कारण हम सभी जानते हैं, उसका कारण इंटरनेट, रील उपलब्ध जो सारी चीज़ें हैं वो हैं। ऐसे में
वो युवा जो वाकई में पढ़कर दुनिया को समझना चाहते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए किताबों का इस्तेमाल करते हैं, उनको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि अब उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। और ये आंकड़ा आपको उन प्रकाशन हाउस से मिल जाएगा जिनके अपने छापे खाने धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारी हिंदी किताबें, बहुत सारे हिंदी लेखक, मैं सिर्फ हिंदी की बात करूँगी क्योंकि मैं हिंदी की लेखिका हूँ, तो बहुत सारे हिंदी लेखक, बहुत सारी लेखिकाएँ, बहुत सारे प्रकाशन हाउस धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, जब वर्ल्ड बुक फेयर लगता है दिल्ली में, तो आपको हिंदी का जो पूरा हॉल होता है उसकी भीड़ आपको सिर्फ सैटरडे संडे 2 दिन दिखेगी, वो भी बहुत कम। कुछ लोग तो सिर्फ घूमने आते हैं कि चलो देख के आते हैं क्या हो रहा है, खरीदने वालों की संख्या बहुत कम होती है। वहीं आप जो इंग्लिश का उनका हॉल होता है उसको देखिए, उसमें कितनी भीड़ होती है। तो ये भी एक कंपैरिजन अगर हम करें, और उसमें समस्या सिर्फ हिंदी लेखकों की नहीं है कि अच्छा नहीं लिखा जा रहा। मुझे लगता है कि हमारा जो पिछले 20 साल में कल्चर डेवलप हुआ था इंग्लिश वाला, कि बच्चा घर में तो हिंदी बोल रहा है लेकिन उसकी एजुकेशन जो थी वो इंग्लिश में थी, तो वो ढंग से हिंदी ना पढ़ पा रहा है ना समझ पा रहा है, तो उसका जो कनेक्शन था वो हिंदी किताबों से उतना अच्छा बन नहीं पाया। हिंदी का जो बेल्ट है वो मध्य भारत का मेन बेल्ट है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये 3-4 राज्य ही आते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो जहाँ के लेखक या जहाँ के बच्चे हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं। तो मार्केट तो कम हुआ है, युवा भी अब जो अपनी पेपर बुक्स जो होती हैं उनसे इंटरनेट पे या मूवीज़ पे या रील्स पे, इन सब चीज़ों पे शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अभी भी मार्केट है, बहुत सारा यूथ अभी भी पढ़ रहा है, और ये भी हमें उसी इंटरनेट से पता चलता है। जब हम देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, रील्स देखते हैं, उनके शॉर्ट्स देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, इन्होंने किताब पढ़ी है, मेरी किताब अभी भी लगातार बिक रही है, तो मतलब कोई तो पढ़ ही रहा है। तो लोग पढ़ रहे हैं, कम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी से अपने बच्चों को, जो नई जनरेशन आ रही है, जेनजी तो चलो ठीक है, अब वो जहाँ पहुँचना था उसको वहाँ पहुँच गया, लेकिन अब अल्फ़ा बीटा गामा जो जनरेशन आएगी उसको मुझे लगता है कि हमें वापस से किताबों की तरफ जोड़ना चाहिए। और हमारे जशपुर में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, आप पता नहीं यहाँ गए हैं कि नहीं, लाइब्रेरी अच्छा जोन बनाया हुआ है, किताबें हैं वहाँ, कभी आप जाइए तो देखते हैं बच्चे पढ़ते लिखते दिख जाते हैं। तो हमें अपने घर से ही कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी अपने घर में कोशिश की है, मेरा बेटा, उसके पास अभी से उसका पर्सनल कलेक्शन है बुक्स का, और वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है। तो हम खुद कोशिश करेंगे, मुझे लगता है जब हम अखबार पढ़ना, आज कितने घरों में, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए आप में से किस किसके घर में अखबार अभी भी आता है और कौन अखबार पढ़ता है, आप परसेंटेज देख लीजिए। तो ये बहुत, जब यही चीज़ सिमटती जा रही है, यही चीज़ बहुत कम होती जा रही है, तो बहुत मुश्किल है कि हम अपने बच्चों को कह पाएँ कि आप एक किताब लेकर बैठो, या उस युवा को कह पाएँ कि तुम फ़ोन छोड़ दो और एक किताब लेकर बैठो। तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हो पाएगा और लोग कर पाएंगे। और मेरा सुझाव यही है कि अपना विवेक अगर आपको वाकई में जागृत रखना है तो पढ़ना ही एक उपाय है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप सुनकर, देखकर उतना नहीं सीख पाते जितना पढ़कर सीख पाते हैं। तो फिर से वही बात है कि परिवेश और आसपास का जो हमारा माहौल होता है वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे ही हम अपने आप में और अपने भीतर उसको अडॉप्ट करने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए, अंकिता जी के साथ में बहुत ही सारगर्भित ये पूरी चर्चा यहाँ पर हुई है कि किस प्रकार से, चाहे लेखनी की बात हो, साहित्य रुचि और युवाओं की बात हो, और साथ ही साथ में जशपुर और विकास की बात हो, तो ये भी हमने अपने इस बातचीत के दौरान में, इस चर्चा के दौरान में यहाँ पर उनसे जानने और समझने की कोशिश की है। वक्त से और समय सीमा से चूंकि हम बंधे हुए हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथ में मेहमान हैं जिनके साथ में हम लगातार हमें चर्चा ये करनी है, तो फिलहाल अभी हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन एक बार जोरदार तालियां अंकिता जी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण और एक मिसाल पेश की है समाज में कि किस प्रकार से साहित्य में रुचि रखते हुए, चीज़ों को देखते हुए कैसे उन्होंने आगे काम किया है, और निरंतर वे आगे बढ़ते भी आ रही हैं। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम और हमारी इस चर्चा में शरीक होने के लिए।